हाय एवरीवन, मेरा नाम है एजाज और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ एरियाज़ जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में 2020 में। इसके साथ साथ जैसे आपने थंबनेल में देखा था, हम एक बहुत ही सिंपल फार्मूला जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा पैसा डबल कैसे हो सकता है। तो इन केस अगर हमें जानना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमें डबल करना है तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं रूल ऑफ 72। अगर हमें ये जानना है कि हमारा एस्टिमेटेड टाइम पैसा डबल होने के लिए कितना है, तो हम लोग सिंपली 72 को डिवाइड कर देंगे जो रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलिए कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न 8% है और आपके पास 1 लाख रुपए है, तो इस 1 लाख रुपए को डबल होने के लिए, इन द सेंस 2 लाख रुपए में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल 72 डिवाइड बाय जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है उससे डिवाइड कर देना है। दैट इज़ 72 डिवाइड बाय 8, उसका मतलब हो गया 9 ईयर्स। तो अगर इन केस इंटरेस्ट रेट 20% है तो कितना टाइम लगेगा। तो वेरी सिंपल है, आपको 72 को 20 से डिवाइड कर देना है। दैट इज़ 3.6 ईयर्स आपका लगेगा पैसा डबल होने के लिए। तो इससे हम लोगों को एक बहुत ही सिंपल सी बात समझ में आती है दोस्तों, डैट इज़ कि अगर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हमारा पैसा डबल होने के लिए टाइम उतना ही कम लगेगा। राइट, इन द सेंस अगर आपका 3% रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से, तो उस पैसे को डबल होने में या बढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न से। तो इससे हम लोग को एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन समझ में आती है, दैट इज़ हायर द रेट ऑफ रिटर्न यू गेट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, लेस द टाइम यू कैन डबल योर मनी। तो चलिए आगे बढ़ते एक छोटा सी फाइनेंस का फंडा समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंस एक्चुअली क्या कहता है, ये रेट ऑफ रिटर्न जो हमें ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा ये रिस्क से कैसे लिंक्ड है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक फंडा है, अगर आपका रिटर्न लो है इसका मतलब ये होता है कि आप रिस्क लो ले रहे हो, आपको पैसा वापस मिलने का चांसेस ज़्यादा है, इसका मतलब आपका रिस्क लो है। और अगर मैं इसका अपोजिट चीज़ देखूँ कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वो रिटर्न एक हायर रिस्क से इन्वॉल्व है, मतलब आपने किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया है और वो गारंटी कर रहा है आपको कि आपका पैसा 1 साल में डबल करके देगा या 6 महीने में डबल करके देगा। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पैसा डूब जाएगा, बट आपको वो मॉडल को स्टडी करना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए कि वो पैसा आपको इतना रिटर्न कैसा दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट्स। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इंडिया में कितने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, और इसको फर्दर स्टडी करने के लिए, आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को 4 अलग अलग तरीक़ों से स्टडी किया है ताकि आपको समझ में आए कि इसमें रिटर्न पर ईयर कितना मिलेगा, इसमें रिस्क इन्वॉल्व कितना है, या इसमें पैसा लगाने के बाद पैसों को वापस मिलने के चांसेस कितने हैं। इन द सेंस आप अभी पैसा लगाने के बाद 10 दिन में पैसा वापस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, या आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए इसमें पैसे को लॉक इन करके रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज़ सेविंग्स अकाउंट। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। आपका अकाउंट भी ऑलमोस्ट किसी बैंक में होना चाहिए आज की डेट में। तो इन सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा रखते हैं, आप अपना हार्ड अर्न मनी रखते हैं, तो सेविंग्स अकाउंट आपको कुछ पैसा रिटर्न भी देता है इस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इन सेविंग्स अकाउंट में आपको रिटर्न कितना मिलता है। तो चूँकि ये बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो या फिर पैसा कभी भी डाल सकते हो, आप स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड नहीं रखते हो इस सेविंग्स अकाउंट में, तो इसका रिटर्न पर ईयर बहुत कम देता है बैंक, क्योंकि बैंक के पास गारंटी नहीं है कि ये पैसा कितना टाइम के लिए रहेगा। तो रिटर्न पर ईयर ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज़ जस्ट 3 to 6%। आपने बहुत सारे रणबीर सिंह के ऐड भी देखे होंगे जिसमें कोटक बैंक आता है और बोलता है कि हम लोग 6% रिटर्न देंगे, क्योंकि ये एक
टैक्टिक होती है किसी को भी ल्यूर करने की, ज़्यादा रिटर्न देने की। आपने आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे रणवीर सिंह के, जो वो कोटक बैंक के लिए करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप लोगों को 6% रिटर्न मिलेगा अगर आप कोटक में इन्वेस्ट या सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो। ये रिटर्न वेरी करता है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको 3% मिलेगा या 6% मिलेगा। ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर बैंक प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो आपको रिटर्न शायद ज़्यादा दे दे। अगर बैंक बिल्कुल कम प्रॉफिट कमा रही है, एनपीएस अगर बैंक के बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न ना भी मिले। तो इसमें रिस्क क्या है? रिस्क इसमें बहुत लो है, इन अनलेस एंड अनटिल आपने किसी प्रॉपर नेशनलाइज बैंक या बहुत अच्छे प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट खुला हुआ हो। आपने अभी 2-3 केसेस कॉर्पोरेट बैंक के और यस बैंक के भी देखे होंगे, जिसमें आप गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी थी, बेसिकली आरबीआई ने लिमिट लगा दी थी कि आप इसमें पैसा एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। इसमें वोलेटिलिटी हाई है। वोलेटिलिटी हाई का मतलब ये होता है कि आप इसमें पैसा एनी टाइम निकाल सकते हो। अगर आपने कुछ 1 लाख रुपए डाला हुआ है और आपको किसी अमाउंट की ज़रूरत है, तो एनी टाइम यू कैन टेक इन। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो दूसरे टाइप का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। जनरली हमारी जो 1 या 2 जो जनरेशन ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट करती थी। आज के टाइम पे भी फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट में हम लोग कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए पैसा बैंक में इन्वेस्ट करके रखते हैं। इसका मतलब वो फिक्स डिपॉजिट। या सेकंड थिंग इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। उसमें हम लोग पैसा फ्रॉम सम टाइम इंटरवल, मान के चलिए अगर आपने 1 महीने का रखा हुआ है, 15 दिन का रखा हुआ है, 1 दिन का रखा हुआ है, हर रोज़ या हर 15 दिन या हर 1 महीने में उसमें पैसा डालते रहते हैं, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर जाए। तो इसमें रिटर्न पर ईयर हम लोगों को सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक टर्म के लिए पैसा जमा करके रख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? हम लोग बैंक को ये गारंटी दे रहे हैं कि हम लोग मान के चलिए 6 महीने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए जमा करके रख रहे हैं। तो बैंक को ये गारंटी है कि ये 1 लाख रुपए आप कभी भी क्लेम नहीं करोगे 99.99% ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंक ये 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है और उस पर ज़्यादा रिटर्न कमा सकता है, अगर बैंक के पास वो तरीका है तो मान के चलिए अगर बैंक ने उस इन्वेस्टमेंट से 8% रिटर्न कमाया, तो आपको वो 7% रिटर्न दे देगा और 1% वो एज अपना प्रॉफिट रख लेगा। तो बहुत ही सिंपल फंडा है। आप बैंक के पास कुछ स्पेसिफिक टर्म के लिए रखते हो, बैंक उसको इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा पैसा कमाता है और आपको कुछ अमाउंट जो उसने स्पेसिफाई किया है वो आपको रिटर्न दे देता है। इसमें रिस्क क्या है दोस्तों? इसका रिस्क लो है। बेसिकली मेरा यही कहना रहेगा कि आप नेशनलाइज बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट करवाइए। आपका पैसा सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। इसमें वोलेटिलिटी लो है दोस्तों, क्योंकि आप स्पेसिफिक टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बैंक में। इसमें कोई लॉक इन पीरियड है या नहीं है? हाँ, लॉक इन पीरियड है, जो आप स्टार्ट में डिफ़ाइन करते हो। बेसिकली वो 6 महीना हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 1 साल हो, वो आप पे डिपेंड करता है जो आपने स्टार्ट में रखा हुआ है। इसमें एक छोटा सा क्रक्स है दोस्तों। अगर आपको पैसे की पहले ज़रूरत पड़ जाती है, इन द सेंस आपका टर्म 6 महीने का और 3 महीने बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, और अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले ही स्पेसिफाई किया था कि आपको 6 महीने के लिए पैसा देना है, बट 3 महीने बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। तो पेनल्टी ऑन अर्ली एनकैशमेंट ऑफ एफडी और आरडी। या अगर आपने आरडी के केस में ये बोला हुआ है कि मैं हर 15 दिन में इतना अमाउंट दूंगा और वो 15 दिन में आप नहीं दे पाते हो, तो आपको उसके लिए भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। आई होप फिक्स डिपॉजिट आपके लिए क्लियर होगा। इसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है। आपको अगर कुछ स्पेसिफिक टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आप फिक्स डिपॉजिट करके उस पर पैसा कमा सकते हो। मान के चलिए आपके पास बैंक में 5 लाख रुपए है और आपको मालूम है कि अगले 6 महीने आपको 1 ही लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फंडा यही बोलता है कि आप 3 लाख रुपए की एक फ़िक्स डिपॉजिट करवा दो 6 महीने के लिए, और उस पर आपको रिटर्न मिल जाएगा 3.5% का। इसका मतलब क्या हुआ? 7% 1 साल का रिटर्न है, तो 3.5% आपका 6 महीने का रिटर्न हो गया। तो 3 लाख पे 3.5% मतलब 10,000 रुपये के लगभग आपको पैसा मिल जाएगा 6 महीने बाद। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ, विच इज़ नोन एज लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या लिक्विड फंड्स जिसे भी बोला जाता है।
तो दोस्तों इसमें होता ये है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे टी बिल्स में, कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम होता है, इन द सेंस 91 पीरियड से कम होता है। ये बेस्ट सूटेड है उन लोगों के लिए जिनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना हो, मान के चलिए 3 मंथ्स के लिए या उससे कम के लिए, और आपको कुछ पैसा बनाना। तो इसमें रिटर्न पर ईयर कितना होगा दोस्तों? दिस इज़ अराउंड 5 to 7.5%, जो कि ये बहुत शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 7.5% ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। इसमें रिस्क लो है दोस्तों। होता ये है कि बहुत सारे कंपनीज़ को पैसों की ज़रूरत होती है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। उनको पता है कि एक स्पेसिफिक टर्म के बाद उनको किसी कस्टमर से या किसी इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलने वाला है, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो म्यूचुअल फंड्स के पास आते हैं या अपना एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, आप हमें पैसा दीजिए। तो ये म्यूचुअल फंड्स उनको पैसा देते हैं जो हमने म्यूचुअल फंड्स को दिया हुआ है और सामने कंपनीज़ को देते हैं, और उससे वो कुछ रिटर्न कमाते हैं और हम बेसिकली म्यूचुअल फंड का वो रिटर्न ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड उसमें एक कट रखता है जो एक बहुत अलग सा टॉपिक है, वो हम लोग अभी देखेंगे नहीं, वो एक बहुत अलग कंसेप्ट है। विल सी दैट इन सम लेटर टर्म। अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली इस वीडियो में कमेंट कीजिए, आई विल शो यू हाउ म्यूचुअल फंड्स ऑन। इसमें वोलेटिलिटी हाई हो दोस्तों, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, 3 महीने से कम में आप पैसा वापस निकाल सकते हो। इसमें लॉक इन पीरियड है क्या दोस्तों? इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप पैसा निकाल सकते हो। इन द सेंस आपने 3 महीने के पहले 1 महीने में ही पैसा निकालना है तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, 3 महीने का जो रिटर्न है वो नहीं मिलेगा, बट हाँ इसमें कोई लॉक इन पीरियड अभी नहीं है। एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है दोस्तों हमारे पोस्ट ऑफिसेस की, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसमें आप लोग क्या करते हो, इसमें आप लोग कुछ स्पेसिफिक टर्म के लिए, इन द सेंस 5 से 10 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, और आपको ऊपर जितने भी इन्वेस्टमेंट दिखाए गए हैं उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है दोस्तों? इसमें लगभग 7.5% का रिटर्न मिल रहा है, बट आपको ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 5 साल मिनिमम या फिर 10 साल के लिए। इसमें एक और फ़ायदा हो जाता है दोस्तों कि अगर आप टैक्स सेविंग कर रहे हो तो आप ATC में ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखा सकते हो, जिसके थ्रू आप 1.5 लाख तक का इनकम पे टैक्स सेव कर सकते हो। तो रिटर्न आपने देखा ही है, इट इज़ बेटर देन FD और RD, एंड इट इज़ बेटर देन दी शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स। और इसका रिस्क क्या है दोस्तों? इसका रिस्क लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसमें वोलेटिलिटी कम होगी दोस्तों, क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफिक टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और लॉक इन पीरियड जैसे मैंने बताया आपको मिनिमम 5 साल के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा दोस्तों। एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है दोस्तों, अगर आपने इस NSC में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप ये NSC को या इस इन्वेस्टमेंट को प्लेज कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक लोन लेने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? मान के चलिए आपको कुछ घर खरीदने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लोन की ज़रूरत है, बट आपके पास कोई चीज़ का कोलैटरल नहीं है। कोलैटरल का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर बैंक आपको पैसे दे रहा है तो आप दिखाओगे कि हमारे पास ये नौकरी है जिससे हम लोगों को इतना पैसा रिटर्न मिल रहा है, या हमारे पास ये घर है जिसकी वैल्यू इतनी है। तो आपके पास कुछ एक एसेट होना चाहिए या कुछ ऐसा ज़रिया होना चाहिए जिससे आपको पैसा आ रहा हो। तो अगर आपके पास वो सब चीज़ें नहीं है बट आपके पास NSC है, तो आप ये NSC को प्लेज कर सकते हो किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए, क्योंकि मालूम है ये NSC में आपने पैसा ऑलरेडी लगा दिया है। तो ये NSC जब भी एक्सपायर होगी, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो आपके लोन में, तो वो स्पेसिफिक बैंक आपके इस NSC को एनकैश कर सकता है, इन द सेंस आप इस NSC को प्लेज करते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें बहुत सारे सैलरीड क्लास लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिटर्न देखते हुए कि अगर आप 60 साल के हो जाते हैं और आपको पेंशन की ज़रूरत होती है तो आप लोग NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। इसका क्या मतलब है दोस्तों? आप अभी इन्वेस्ट करते हो और आपको इसका रिटर्न मिलेगा
60 साल के बाद, इन द फॉर्म ऑफ अ लमसम अमाउंट एंड इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। वो हम लोग देखेंगे कितना परसेंटेज क्या मिलता है, बट बेसिकली इसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा 8 से 10% का। मतलब अगर आप 50,000 आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस 50,000 पे आपको हर साल 8 से 10% का रिटर्न मिलेगा 60 साल तक, और 60 साल के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। इसका रिस्क बहुत लो है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें आपको कुछ टाइम टू टाइम कितना रिटर्न मिलना है बताती रहती है, और आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। जनरली इसका रिटर्न 8% से नीचे नहीं गया हुआ है, बट इसमें एक डाउन साइड ये है कि लो वोलेटिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि आपको सीधा 60 साल के बाद पैसा मिलेगा, तो लॉक इन पीरियड इसमें डेफिनेटली है। और 60 साल के बाद आपको जो पैसा मिलेगा उसमें 60% टैक्स फ्री होगा और 40% आपको एज अ पेंशन मिलते रहेगा। मतलब 60 साल के बाद आपने इसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो 100% नहीं ले सकते हो। आई होप यू आर क्लियर विद द एनपीएस स्कीम। तो चलिए देखते हैं अगले कुछ टाइप के इन्वेस्टमेंट क्या है। तो दिस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये आपको थोड़ा सी हायर रिटर्न्स देते हैं। तो अगर आपने किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो दो फॉर्म में वो पैसे लेती है लोगों से। एक होता है डेब्ट जो वो लेती है बैंक से या किसी भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी उसको पैसा देने को रेडी है। और दूसरा तरीका ये होता है कि वो अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करती है या डालती है, जिससे हम लोकल रिटेलर्स या इंस्टीट्यूशंस उसके शेयर खरीद के कंपनी के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोकल रिटेलर्स से या बड़े लोगों से जिनको इन सब कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना होता है उनसे पैसा लेती है और इन कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है फॉर सम रिटर्न विच द कंपनी ऑफर्स इफ़ दे नीड एनी लोन। ठीक है, तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया शॉर्ट टर्म डेप्ट म्यूचुअल फंड। इसका मतलब क्या होता है कि ये म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के डेप्ट में इन्वेस्ट करती है। इन कंपनीज़ को डेप्ट की ज़रूरत होती है, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज़ दूसरे कंपनीज़ को डेप्ट की तरह एक पैसा देती है हम लोकल पीपल से लेके। तो इसमें हम लोगों को ये म्यूचुअल फंड कंपनीज कितना रिटर्न देती है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन सम शॉर्ट टर्म डेप्ट म्यूचुअल फंड्स यू गेट अराउंड 8 to 10% ऑफ रिटर्न। इसमें रिस्क थोड़ा सी कम होता है कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इक्विटी इज समथिंग टोटली डिफरेंट कंपेयर टू डेप्ट और वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट हाँ, अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है या जिस कंपनी में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो उसे रिटर्न नहीं देती है या डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो एक रिस्कीनेस आ सकती है इस इन्वेस्टमेंट में। बट स्टिल डेप्ट म्यूचुअल फंड्स आर जनरली लो टू मॉडरेट रिस्क। वोलेटिलिटी इसमें लो होती है इन द सेंस कि ये शॉर्ट टर्म डेप्ट म्यूचुअल फंड हैज़ अ लॉक इन पीरियड ऑफ अराउंड 3 years। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कंपेयर टू एनपीएस जिसमें आपको 60 साल तक का लॉक इन पीरियड था, इसमें आपको सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है एंड यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ अराउंड 8 to 10%। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट इन 3 years यू आर एक्सपेक्टिंग दिस मच रिटर्न कंपेयर टू दी एनपीएस। शॉर्ट टर्म डेप्ट म्यूचुअल फंड थोड़े से कंजर्वेटिव फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंजर्वेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हो, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो इसीलिए दिस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव अ हाई रिस्क टॉलरेंस फॉर देयर कैपिटल एंड सीक टू मेक टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स दैट आर बेटर देन एन एफडी। मतलब अगर आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर शॉर्ट टर्म डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, बट इसमें लॉक इन जनरली 3 साल का होता है एंड यू विल बी एबल टू सेव द टैक्स थ्रू ATC। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टाइप विच इज़ नोन एज ELSS। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि कंपनीज डेप्ट की फॉर्म में एक पैसा लेती है या फिर इक्विटी की फॉर्म में लेती है। तो पिछला हमने जो देखा था शॉर्ट टर्म डेप्ट वाला, तो उसमें डेप्ट म्यूचुअल फंड्स कंपनी के डेप्ट में इन्वेस्ट करते थे। इसमें क्या हो रहा है, जो भी म्यूचुअल फंड्स है वो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो इक्विटी इज जनरली रिस्की कंपेयर टू डेप्ट, बट इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स का मोटो होता है टैक्स सेविंग जनरली, और इसमें जो भी कंपनीज ने फंड्स बनाए हुए हैं वो थोड़े सी कंजर्वेटिव या थोड़ी सी नॉन रिस्की टाइप ऑफ फंड्स बनाते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दी रिटर्न पर ईयर ऑन
ईएलएसएस। तो अगर मैं देखूँ कुछ अच्छी कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स जो ईएलएसएस स्कीम में रिटर्न दे पा रहे हैं, वो 8 से 12% का रिटर्न दे पा रहे हैं। इससे कम ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट बहुत बूम कर रहा हो, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर रही हो। बिकॉज इक्विटी में रिटर्न ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। कंपनी उस टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रही है जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो या इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही हो। अनलेस एंड अनटिल अगर इकोनॉमी में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इतना रिटर्न ना मिले। ये जो 8 to 12% रिटर्न है, ये एक हायर साइड में है। यू नीड टू एनालाइज मोर ऑन इन विच म्यूचुअल फंड यू आर इन्वेस्टिंग टू गेट दिस टाइप ऑफ रिटर्न्स। तो केयरफुल रह के ईएलएसएस में इन्वेस्ट करिए। इसका रिस्क मॉडरेट होता है एंड ईएलएसएस जनरली होता है लॉक इन के साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो क्योंकि आपका मेन पर्पस होता है इसमें एटीसी में कुछ पैसा बचा लेना। ईएलएसएस के थ्रू बहुत सारे लोग टैक्स सेविंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सिंस टैक्स सेविंग के लिए तो जनरली इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, क्योंकि सामने वाला ये चाहता है कि यार आपका जो पैसा है वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करे, क्योंकि लॉन्ग टाइम में कंपनी की ग्रोथ होती है। शॉर्ट टर्म में होता यह है कि कंपनी में ऊपर नीचे ग्रोथ चलती रहती है, बट लॉन्ग टाइम में अगर कंपनी अच्छी है, उसका विजन अच्छा है, तो दे कैन श्योरली शो ग्रोथ, और ग्रोथ दिखा देगी तो उसका इक्विटी या शेयर प्राइस भी है वो ऊपर चले जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दे विल गिव यू अ गुड रिटर्न कंपेयर टू अ वेरी शॉर्ट टर्म, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी एंड द मार्केट साइकिल विच इज़ गोइंग ऑन। तो व्हाट आई वुड से इज़ वोलेटिलिटी इज़ लो, लॉक इन पीरियड होता है ईएलएसएस स्कीम में, और अगर आपको इससे रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा मिल रहा है तो इसमें आपको एक एलटीसीजी टैक्स भी लगेगा। तो लेट्स मूव अहेड टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टमेंट स्कीम विच इंडियंस मेक, विच इज़ नोन एज द रियल स्टेट। हर एक को एक अपना घर चाहिए होता है। घर के अलावा भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो लोग लेते हैं, बनाते हैं स्पेसिफिकली लोग दूसरों को बेचने के लिए, ताकि लोग आए और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। एक घर होने के बाद भी बहुत सारे लोग सेकेंडरी घर ऑप्ट करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो सकती है, और मे बी बिकॉज दे रियली नीड इट। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है रियल स्टेट में ओवर अ लॉन्ग टर्म। अगर हमने पिछले 40-50 साल में देखा है तो कंपाउंडेड बेसिस पे जनरली आपको रिटर्न मिलता है 10 से 12%। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगी कि रियल स्टेट प्राइस हमेशा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। तो दिस हैज़ बीन द केस इन इंडिया एट मेनी ऑफ द प्लेसेस, बट हाँ, बहुत सारे लोकेशंस या कंट्रीज़ में ऐसा भी हुआ है कि रियल स्टेट का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा भी है। If you remember the Dubai real estate investments which were made in around 2005 और 2006, जहाँ पे दुबई ने प्लान किया था कि वो ओशियन में एक पाम बीच का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो उन्होंने बना दिया। बट उसके बाद उन्होंने प्लान किया था कि एक वर्ल्ड मैप का छोटा सी आइलैंड स्ट्रक्चर ओशियन में बनाएंगे, जिसमें वो लोग होटल्स और बहुत सारी चीज़ें खोल के उसको बेचेंगे। एंड देन उन्होंने एक यूनिवर्स एंड देन सन, पूरा सोलार सिस्टम्स ओशियन में बनाने का प्लान किया था। इसका बहुत बूम था 2005-06 के टाइम पे, एंड देन 2008 में वो इन्वेस्टमेंट सबका डूब गया, बिकॉज द स्ट्रक्चर हैज़ बीन द सेम सिंस 2008। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं है, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू सी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, यूएस में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हुए थे, जो हाउसिंग क्रैश हुआ था, वो स्पेसिफ़िकली इसीलिए था कि एक एक बंदा 10-10, 5-5 घर लेके बैठा था जिसकी इनकम नहीं थी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड टू देम। तो रियल स्टेट इज़ समथिंग विच यू शुड रियली इन्वेस्ट इन। इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है, बट फर्स्टली द फर्स्ट रियल स्टेट यू आर trying to buy is something for yourself, for your home, and then you can really invest for a long term। इसमें दिक्कत ये होती है कि शॉर्ट टर्म में आपको ख़रीदना बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा पेपर वर्क होता है। तो या इट्स अ बिट क्लमसी प्रोसेस, थोड़ा डिटेल में आपको फुल टाइम देना पड़ेगा इसमें और इन्वॉल्व रहना पड़ेगा।
इन केस इफ़ यू वांट टू बाय और सेल। बट बाकी अगर चीज़ों में देखा जाए, आपको म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर डेब्ट फंड्स हो गया, इट्स ऑन द क्लिक। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है एंड देन यू जस्ट गो टू योर प्लेटफॉर्म वेयर यू आर सेलिंग एंड बाइंग दिस म्यूचुअल फंड्स एंड जस्ट यू क्लिक एंड यू कैन ईजिली बाय एंड सेल दिस म्यूचुअल फंड्स ऑन वन क्लिक। रियल स्टेट में रिस्क जनरली लो होता है। इंडिया में अभी तक देखा गया है कि लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक मेंटालिटी वैसी है इंडिया में, तो जनरली रिस्क बहुत कम है। वोलेटिलिटी रियल स्टेट में कम है, क्योंकि यू कैन नॉट एनकैश योर मनी राइट इन 1 day और 2 days। आपको एक पूरा प्रोसेस लगेगा जिसमें आपको किसी सेलर को ढूंढना पड़ेगा और बायर को ढूंढना पड़ेगा, एंड देन दे नीड टू एग्री अपॉन सम रेट एंड देन यू नीड टू डू ऑल द पेपर वर्क, राइट। एंड देन इज देयर एनी लॉक इन पीरियड? नो, देयर इज़ नॉट, बट स्टिल इट्स अ बिट क्लम्सी प्रोसेस। बहुत एक दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में किसी प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, राइट। So let's move ahead with the next type of investment, which is a very famous one, almost known to everyone who is watching the video, जिसका नाम है गोल्ड। आपने अपने घर में देखा होगा मॉम डैड को गोल्ड लेते हुए। इंडिया में एक अलग ही क्रेज़ है गोल्ड का। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप सब लोग को पता है, बट आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँगा कि जब सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं, इकोनॉमी डाउन होती है, तब गोल्ड बढ़ता है, या तब गोल्ड इज़ समथिंग विच राइजेस। गोल्ड बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है, बहुत ज़माने पहले से, जब लोग गोल्ड दे के बहुत चीज़ें खरीदते थे। तो इट हैज़ बीन इवॉल्विंग एंड स्टिल गोल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो सारा पैसा गोल्ड में डालना ज़रूरी है? नो, इट इज़ नॉट। हम लोग एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें गोल्ड का कुछ परसेंटेज रखते हैं। जब कुछ परफॉर्म नहीं करता है तो गोल्ड परफॉर्म करता है, जब गोल्ड परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरा इन्वेस्टमेंट परफॉर्म करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या पोर्टफोलियो प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आप जो भी बोल दीजिए। तो व्हाट इज़ रिटर्न पर ईयर इन गोल्ड? इट इज़ अराउंड 8 to 10%। अगर आप पिछले 20-30 सालों से देख रहे हो गोल्ड किस हिसाब से किस प्राइस पे था एंड किस हिसाब से चढ़ रहा है, इट इज़ गिविंग अराउंड 8 to 10% पर ईयर। द रिस्क इज़ लो बिकॉज इट्स अ सेफ हेवन, कंसिडर्ड टू बी अ सेफ हेवन। लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अभी भी। एंड नेवर नोज, इकोनॉमीज़ का कोई भरोसा नहीं है, कुछ कभी वॉर हो जाए या फिर पैंडमिक जैसे अभी सिचुएशन चल रही है वो आ जाए, तो आप गोल्ड में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वोलेटिलिटी इज़ समथिंग हाई इन गोल्ड। आप कभी भी इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इट इज़ नॉट अ बिग कंसर्न। तो गोल्ड में कुछ लॉक इन पीरियड होता है या नहीं होता है? नहीं दोस्तों, गोल्ड में लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप इसको एनी टाइम खरीद और बेच सकते हो। गोल्ड में ये रिटर्न जो आ रहा है, दिस इज़ ऑन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हो सकता है गोल्ड में शॉर्ट टर्म थोड़ा सी डाउन साइड भी आए, उसमें शायद लॉस हो, बट देन इट विल राइज अगेन। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड में तो एक टाइम फ्रेम लेके चलिए जिसमें आप 1 से 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें, ना कि बिल्कुल 1 महीना 2 महीना के लिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो गोल्ड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एट प्रेजेंट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। व्हाट आर दिस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? आपने बहुत सारे इंडेक्स देखे होंगे, जस्ट एज निफ्टी इंडेक्स या सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इन इंडाइसेस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं विच डुप्लीकेट दी स्टॉक्स इन द इंडेक्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 50 स्टॉक्स है इंडिया के, ठीक है। तो कोई एक निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, डेट इज़ ETF नेम्ड एज लेट्स से निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 एक ऐसा फंड है जिसमें निफ्टी 50 के 50 स्टॉक को उस रेशियो में ख़रीदा हुआ है जिस रेशियो में निफ्टी 50 का इंडेक्स बना हुआ है। फाइन, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है आप कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली शेयर मोर डिटेल्स ऑन द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो मान के चलिए अगर मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसकी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होगी? तो निफ्टी 50 शो समथिंग, निफ्टी 50 हमें इकोनॉमी के बारे में बताता है, क्योंकि निफ्टी 50 इज कंप्राइजिंग ऑफ द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म कर रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो। इफ
these are not performing, we expect there is a downfall in the economy. As an individual, expectation is कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसको बहुत आगे तक जाना है, तो वी नेवर एक्सपेक्ट कि निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में हमें नेगेटिव रिटर्न या कम रिटर्न देगा. तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बेसिकली लेट्स से निफ्टी और सेंसेक्स, इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड वी कैन गेट good and better returns compared to what we have seen previously in before examples या investment options. तो इसमें रिटर्न पर ईयर हमें कितना मिलता है? इट इज़ अराउंड 10 to 15%. आप पिछले 25-30 साल से कैलकुलेट करके देख लीजिए, इट कम्स अराउंड टू दिस. हो सकता है कभी डाउनफॉल आ जाए, जैसे पैंडमिक आया तो निफ्टी 20% गिर चुका है, बट दिस विल रिकवर इन अ लॉन्ग टर्म. जो हमने देखा है 2008 में भी यही हुआ था, निफ्टी 50% गिर गया था, बट नाउ इट इज़ fairly more than doubled or tripled since those values which have been in 2006, 7, 8. फाइन. इसमें रिस्क क्या है? मॉडरेट रिस्क है, क्योंकि ये ट्रेड होता है, इसमें स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स का वेरिएशन बहुत चलते रहता है. तो दिस इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. लेट मी क्लैरिफाई यू दैट अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 5-6 महीने, 1 साल के लिए, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. इसकी वैल्यूज़ कभी भी नेगेटिव हो सकती है. तो best is if you have a time frame of 5 years, I would suggest you to invest in exchange traded funds and definitely you will get good returns in this. इसमें volatility low है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के फ्रेम के हिसाब से हम इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं. वैसे आप इसको एनी टाइम निकाल सकते हो, बट इसमें लॉस भी हो सकता है, और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है. अगर आपने इन्वेस्ट आज किया है तो आप 4 दिन बाद पैसा निकाल सकते हो. But yes, this can be in loss if you are investing for a short term. So let's move ahead with the last type of investment which we'll be seeing, which is known as the direct equity investments. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो 2 तरीके से पैसे लेती है. वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बट बेसिकली इफ़ यू समराइज, दोज आर इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड डेब्ट इन्वेस्टमेंट्स. इक्विटी में पैसे लेने का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी शेयर्स मार्केट में लोगों को देती है, एंड देन वी गिव मनी टू द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. That means we hold some percentage of the company in our hands, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा. तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा. मान के चलिए हमने किसी शेयर को 100 रुपये में लिया है, तो हम उसको 120 रुपये में बेच सकते हैं और 130 रुपये में बेच सकते हैं, जितना भी शेयर प्राइस बढ़ा है, एंड वी गेट अ हैंडसम प्रॉफिट थ्रू डैट, राइट. तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में वी आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू द शेयर्स ऑफ some specific company whom we see will provide a good return in short term, long term, whatever term you are planning to invest. तो इसमें रिटर्न किस बेसिस पे डिपेंड करता है? बेसिकली इसका रिटर्न डिपेंड करता है कंपनी के शेयर प्राइस पे, वो बढ़ रहा है या गिर रहा है. अगर बढ़ रहा है यू विल गेट अ गुड रिटर्न, वो गिर रहा है तो आपका रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर अ लॉन्ग टर्म, अगर कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है, उसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है और एक्सपेक्टेशन है कि अगले 10 साल 20 साल में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ग्रोथ करती रहेगी, तो डेफिनेटली वी कैन इन जनरल टर्म्स एक्सपेक्ट कि ये कंपनी का शेयर प्राइस और ऊपर की तरफ जाएगा. तो ऐसे शेयर्स कितना रिटर्न देते हैं? तो रिटर्न पर ईयर ऑन द शेयर्स इज़ अराउंड 15 to 20%. इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वी नेवर नो व्हाट प्रॉब्लम्स विल कंपनी फेस. कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे पेंडेमिक आ गई, इसमें बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, तो यू विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, कंपनी ऑपरेशंस नहीं कर पाएगी, तो इनका शेयर प्राइस गिरेगा. इसमें वोलेटिलिटी हाई है, आप एनी टाइम पैसा लगा सकते हो और वापस से उस शेयर्स को बेच के पैसा अपना रिटर्न ले सकते हो. बट वी डेफिनेटली डोंट रिकमेंड कि आप बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करो. मिनिमम आप 3 से 5 साल के लिए किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ताकि आपको
रिटर्न भी अच्छा मिले। शॉर्ट टर्म में वो शेयर प्राइस बहुत नीचे भी आ सकता है, जिससे आपको नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसकी 2 लाइन में पढ़ देना चाह रहा हूँ कि ऑल द इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैरी हायर रिस्क एंड हेंस आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ जनरेटिंग वेयर हायर रिटर्न्स। तो जैसे मैंने पहले बताया था, लो रिस्क से आपको लो रिटर्न मिलेगा, हाई रिस्क से आपको हाई रिटर्न मिलेगा। बट अगर आप हाई रिस्क ले रहे हो तो आपके पैसे के नेगेटिव में जाने के चांसेस भी हो सकते हैं, राइट। बट अगर आप सही कंपनी चूज़ करते हो और एक प्रॉपर लॉन्ग टाइम फ्रेम चूज़ करते हो तो डेफिनेटली यू विल अर्न सम गुड हैंडसम रिटर्न्स इन द स्पेसिफिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो हमने कम से कम 10 से 11 टाइप के इन्वेस्टमेंट देखे। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन 10 से 11 इन्वेस्टमेंट में से किस फैक्टर को चूज़ करें या किस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाए ताकि आपकी पोर्टफोलियो या आपका जो पैसा है वो बढ़े। तो अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को ये चीज़ पूछोगे तो इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप अलग अलग परसेंटेज में अपना पैसा लगाओगे ताकि आपको रिस्क ज़्यादा ना हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है कम है। इन द सेंस अगर आपको 1 साल में कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा नहीं लगाएंगे। इन द सेंस आप बिल्कुल अभी 20 साल के हो, यू नो यू हैव स्टडी एंड नाउ यू विल बी डूइंग अ जॉब एंड यू विल बी अर्निंग मनी, तो आपको अभी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है एंड नाउ यू कैन इन्वेस्ट फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टर्म। तो हम लोग उस टाइप का इन्वेस्टमेंट लेंगे जिसमें आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहे बट लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा रहे। आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट, आपकी रिस्केबिलिटी कितनी है और बहुत सारे फैक्टर्स काउंट इन करके वी विल डिज़ाइन अ परफेक्ट पोर्टफोलियो फॉर योर इन्वेस्टमेंट विथ वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो अगर आपको इस ऑप्शन में से किसी और चीज़ के बारे में या इन स्पेसिफिक ऑप्शंस के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर मोर डिटेल्स ऑन एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू वुड लाइक टू लर्न। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस और बताने वाला हूँ विच विल हेल्प यू इन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ योर्स। थैंक यू।